हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने जो है क्या किया था कि 9th क्लास की जो NCERT है हिस्ट्री की, वहाँ से हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक के हमने जो है ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जो है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन अबाउट दी हिटलर के बारे में, यहाँ पे जो जर्मन की क्या सिचुएशन रहती है राइट वर्ल्ड वॉर 1 में, जिनकी वजह से यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो जो है ऐसा बोला जाता है कि उन्हीं की वजह से जो है ये स्टार्ट हुई थी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी। सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जिस तरह से हमारा जो इंडिया है राइट 1947 में जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उस समय में उससे पहले यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स आए थे, जो कॉलोनियल पीरियड था। तो इस सारे पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस समय में हमने इंडिया के बारे में तो पढ़ लिया था, जैसे कि क्लास 8 की हमारी जो NCERT हिस्ट्री की, उसमें हमने जो है मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने बात की थी कि कॉलोनियल जो पीरियड था वो स्टार्ट होता है, किस तरह से जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, नेशनलिज्म की बात की थी। तो ये तो इंडिया के इवेंट्स थे। तो इसी पीरियड में जो है पूरे दूसरे वर्ल्ड में जो है क्या क्या चीजें हो रही थी उसके बारे में हम जो है 9th क्लास की हिस्ट्री में कवर कर रहे हैं। एंड इसमें हमने जो है 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, जर्मन के बारे में पढ़ा है। तो ये तो कुछ इवेंट्स यहाँ पे हो रहे थे सिमिलरली। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक और चीज हो रही थी कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी है राइट, फॉरेस्ट सोसाइटी के ऊपर जो है क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जो पेड़ हैं वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे काटे जा रहे थे। एंड जो फॉरेस्ट है उन्हें जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है क्लियर किया जा रहा था। एंड क्यों क्लियर किया जा रहा था, ऐसे क्या रीजन रहते हैं कॉलोनियल पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें, उस समय में ऐसा क्या हो जाता है कि फॉरेस्ट सोसाइटी जो है वो यहाँ पे खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब चीजों के बारे में जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पे कवर करेंगे। दिस इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th NCERT हिस्ट्री। ओके, सो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें अपने आसपास के एरिया, आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, तो आप देखते हो कि कई ऐसी चीजें जो है आप यूज करते हो जो कि फॉरेस्ट से आती हैं राइट, जैसे कि पेपर हो गया, जो जिन बुक्स के जो को आप रीड करते हो, देन डेस्क एंड टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, एंड द डाई जो हम यहाँ पे यूज करते हैं आपके कलर्स, आपके क्लोथ्स को जो है कलर करने के लिए, स्पाइसेस आप यूज करते हो फूड में डालने के लिए, सेलोफेन रैपर जो हो गया आपकी टॉफी के राइट, तेंदू लीफ जो है बीडीज में होता है, गम, हनी, कॉफी, टी, रबर, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, ये पेड़ों से आती है, जंगलों से आती हैं। ओके, एंड चॉकलेट्स में जो ऑयल होता है जो कि साल सीड से आता है, टेनिन जो है वो यहाँ पे जो यूज किया जाता है टू कन्वर्ट द स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर, या फिर कुछ और हर्ब्स, रूट्स हो गए जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये सारे कहाँ से आते हैं, ये सारे जो है वुड से ही आते हैं। तो वुड हमें कहाँ से मिलती है, वुड से आते हैं, या फिर जो है फॉरेस्ट से जो है कई और जो है पेड़ पौधे होते हैं वहां से हमें जो है ये सारी चीजें मिलती हैं। ओके, सो फॉरेस्ट जो है वो हमें बैम्बू प्रोवाइड करवाता है, वुड प्रोवाइड करवाता है फ्यूल के लिए, ग्रास प्रोवाइड करवाता है, चारकोल पैकेजिंग के लिए, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स जो हमें यहाँ से कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट की ही बात कर लें या फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स जो है इंडिया के, सो वहीं की अगर हम बात करें तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। तो आपको जो इन एरियाज में जो है अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो है 500 स्पीशीज जो होती हैं प्लांट्स की, वो आपको मिल जाएंगी एक छोटे से पैच में, एक छोटे से फॉरेस्ट पैच में ही आपको जो है 500 स्पीशीज जो होती हैं प्लांट्स की वो मिल जाएंगी, जो हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करवाती हैं राइट। सो अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसअपियरिंग नाउ राइट। अगर हम आज की ही बात करें तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो 500 स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, वो आज भी डिसअपियर हो रही है। बट बिटवीन 1700 से लेके 1995 के बीच में, जिस पीरियड को हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड बोलते हैं, उसी समय में ही जो है 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है और 9.3% जो है वर्ल्ड का टोटल एरिया, उसे जो है क्लियर कर दिया गया था। ओके, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है राइट, उसे जो है क्लियर कर दिया गया था फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस,
फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है तरह से इस्टेब्लिश की जा सके, या फिर उस लैंड को, उस फॉरेस्ट लैंड को जो है कल्टीवेशन के अंडर लाया जा सके, पास्चर्स के अंडर लाया जा सके, एंड उस वुड को जो है फ्यूल वुड के तौर पे यहाँ पे यूज किया जा सके। तो ये जो डाइवर्सिटी थी वो 1700 हम बोल सकते हैं कॉलोनियल पीरियड में ही जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी खत्म होनी, राइट, ये डिसअपियर होनी जो है वो कॉलोनियल पीरियड में ही स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्या रीजन था कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था? तो डिफॉरेस्टेशन एक्चुअल में होता क्या है? फॉरेस्ट जो जब यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को हम जो है डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ही के समय में, प्रेजेंट जो है सिचुएशन में ही यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ऑल्दो काफी मात्रा में जो है अभी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, बट ये जो डिफॉरेस्टेशन है वो जो है सेंचुरीज पहले ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ओके, बट कॉलोनियल रूट के अंडर की हम यहाँ पे बात करें, उस समय में जो डिफॉरेस्टेशन था वो सिस्टेमेटिक था एंड एक्सटेंसिव था। ओके, तो कुछ कॉजेस के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया में डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था। तो ये बोल रहे थे दैट लैंड टू बी इम्प्रूव, हमें जो लैंड है उसे इम्प्रूव करना है। सो 1600 में अप्रोक्सीमेटली 1/6 जो इंडिया का लैंड मास है ये जो है कल्टीवेशन के अंडर था। इंडिया की बात करें, इंडिया का टोटल लैंड मास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका जो है 1/6 पार्ट जो है वो किसके अंडर था? वो कल्टीवेशन के अंडर था। ओके, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, राइट, तो अभी जो है ये 50% तक पहुंच चुका है। इंडिया का टोटल जो लैंड मास है उसका 50% जो है वो कल्टीवेशन के अंडर वहां पे खेती की जा रही है। सो जैसे कि जो है ओवर द सेंचुरी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली फूड की डिमांड तो बढ़ेगी ही। तो पीजेंट्स जो क्या करते हैं वो अपनी कल्टीवेशन की जो बाउंड्रीज है वो बढ़ाते जाते हैं। तो आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं, उनकी जो लैंड है यहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, उसके आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें वो क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड नई लैंड जो है वो अपने अंडर ले आते हैं, उसे जो है कल्टीवेशन के अंडर ले आते हैं। अगर कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस समय में जो कल्टीवेशन थी उसे भी एक्सपेंड किया गया था, काफी रैपिडली जो है एक्सपेंड किया गया था। तो इसके पीछे भी कई रीजन थे। फर्स्ट तो यही रहता है दैट ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। तो ब्रिटिशर्स ने जो है जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सकते थे, उसकी प्रोडक्शन को जो है ज्यादा इनकरेज किया था, जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन हो गया, राइट। तो इन क्रॉप्स की डिमांड जो थी वो 19th सेंचुरी यूरोप में जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इन क्रॉप्स की जो डिमांड है। ओके, वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि यूरोप में 19th सेंचुरी में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, तो वहां पे फूड ग्रेन्स की डिमांड काफी ज्यादा थी। ओके, एंड इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी वहां पे हो रहा था यूरोप में, तो वहां पे जो है रॉ मटेरियल की भी जरूरत रहती है। तो इसी की वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है प्रोडक्शन जो होता है कमर्शियल क्रॉप्स का वो ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया था, राइट। सो सेकंड क्या रहता है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी जो कॉलोनियल स्टेट थी वो ये सोचती है कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है, मीन जो उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एक तरह से वाइल्डरनेस जो है, जंगली जो है सोसाइटी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन फॉरेस्ट को भी हमें जो है कल्टीवेशन के अंडर लाना होगा, सो दैट ये जो लैंड है इसे हम जो है यील्ड कर सकें फॉर गेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू अपना बढ़ा सके, एंड स्टेट की जो इनकम है वो भी बढ़ाई जा सके। सो बिटवीन 1880 से लेके 1920 के बीच में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो जो है कितना बढ़ जाता है, 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंडर आ जाता है। ओके, तो वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। मीन जो है कल्टीवेशन को जब हम एक्सपेंड करते तो हम देखते हैं कि हम जो है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट फॉर द लैंड टू बी ब्राउट अंडर द प्लो, कि जो है लैंड को अगर हमें कल्टीवेशन के अंडर लाना है, दैट फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर, कि हम जो है फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है हर चीज को अपने माइंड में रख के चलना चाहिए। ओके, सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जो ओक के फॉरेस्ट होते हैं इंग्लैंड में वो टोटली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में ही, राइट। सो जिसकी वजह से जो है टिम्बर की सप्लाई की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में रॉयल नेवी को जो है टिम्बर की जो ये लकड़ी है टिम्बर की उसकी जो है काफी ज्यादा जरूरत रहती है। ये टिम्बर जो है वो नेवी में यूज किया करते थे। नेवी मीन जो है शिप्स बनानी जो होती हैं,
राइट। शिप्स के लिए, शिप्स क्रिएशन के लिए जो है ये टिम्बर यहाँ पे वो यूज किया करते थे। तो अब जो ओक फॉरेस्ट है वही यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो टिम्बर की सप्लाई किस तरह से होगी? ओके, हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट? जो इंग्लिश शिप्स है वो किस तरह से बनाई जाएंगी? विदाउट द रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। ओके, एंड हाउ कुड द इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट द शिप्स? तो शिप्स के बिना जो है इंपीरियल पावर को ये प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते थे? सो बाय द 1820s अब जो सर्च पार्टीज जो होती हैं वो निकलती हैं टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं कि इंग्लैंड में तो ओक फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो अब सर्च पार्टीज जो है वो इंडिया में भेजी जाती हैं यहाँ के फॉरेस्ट को देखने के लिए कि क्या यहाँ से हमें टिम्बर मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ओके, एंड विद इन अ डिकेड इन्हें पता चल जाता है कि इंडिया में भी जो है काफी अच्छी लकड़ी जो है वो अवेलेबल है टिम्बर की। तो ट्रीज जो होते हैं उन्हें मैसिव स्केल पे अब जो है गिराना स्टार्ट कर दिया था, एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर जो था वो उसे इंडिया से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था, राइट। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे रेलवे भी स्प्रेड हो रहा था इंडिया में 1850s में, जिसकी वजह से जो है लकड़ी की और भी ज्यादा यहाँ पे डिमांड थी, क्योंकि रेलवेज जो हैं वो कॉलोनियल ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड इंपीरियल ट्रूप्स जो होते सेना को भी जो है उसकी मूवमेंट करने के लिए भी काफी जरूरी थी। तो रेलवेज को जो है यहाँ पे डेवलप करना उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो अब रेलवे में भी जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वुड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जो डिमांड होती है वुड की वो बढ़ती जा रही थी यहाँ पे। तो लोकोमोटिव्स जो होते हैं, जो इनके इंजन होते हैं या फिर इनकी रेल्स होती हैं, उन्हें रन करने के लिए वुड की यहाँ पे जरूरत होती है। ओके, वुड को जो है वो उस समय में एज ए फ्यूल यूज किया करते थे। एंड इवन रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए यहाँ पे जो रेलवे लाइंस होती है उनके बीच में यहाँ पे स्लीपर्स जो रखे जाते थे बीच में, वो भी जो है किसके होते थे, वो वुड के ही हुआ करते थे। सो डैट की ये जो ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, इसके बीच में ये एक तरह से ये स्लीपर्स यहाँ पे रखे जाते थे, सो डैट की ट्रैक्स को जो है अच्छे से होल्ड किया जा सके टुगेदर। तो रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए भी यहाँ पे जो है वुड की जरूरत है, एंड फ्यूल के लिए भी यहाँ पे वुड की जरूरत है। सो 1 माइल रेलवे ट्रैक के लिए अराउंड 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी। ओके, सो फ्रॉम द 1860s जो रेलवे नेटवर्क है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड बाय द 1890 अराउंड 25,500 किलोमीटर जो ट्रैक है वो बन चुका था। इतनी ज़्यादा लकड़ी वहाँ पे लग चुकी थी। ओके, सो 1946 में जो लेंथ है ट्रैक्स की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, 7,65,000 किलोमीटर तक जो है ट्रैक्स जो है वो बिछाए जा चुके थे। सो क्या था, एज दी रेलवे ट्रैक्स जो थे वो इंडिया में स्प्रेड हो रहे थे, तो लार्ज एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्री जो थे वो ऑब्वियसली गिराए जा रहे थे। सो एज अर्ली एज 1850s मद्रास प्रेसिडेंसी, ओनली मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे जो है 35,000 जो ट्रीज हैं वो काटे गए थे जस्ट फॉर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्लीपर्स। राइट, स्लीपर्स के लिए जो है 35,000 जो ट्रीज हैं वो काटे गए थे मद्रास प्रेसिडेंसीज में ही ओनली। ओके, तो ट्रीज को काटने का जो ठेका होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ किया गया था कि सो डैट कि वो जो है सप्लाई कर सके रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वुड टू द गवर्नमेंट, राइट। एंड दीज कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, वो इनडिस्क्रिमिनेटली जो है ट्रीज को काटते ही जा रहे थे, राइट। एंड फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग, एंड जो ट्रैक्स के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं इन इंडिविजुअल्स की वजह से, क्योंकि उनके मन में जो है अब लालच आ जाता है, राइट। सो ये चीजें थी यहाँ पे जो है। अब इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, एंड और क्या क्या रीजन रहते हैं कि जो फॉरेस्ट थे वो यहाँ पे काटे जा रहे थे, एंड फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसका कॉलोनियलिज्म में जो है क्या सिचुएशन थी, और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।